कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। दोस्तों, इसी के साथ शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो में। बायोलॉजी के 15 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं हम लोग। तो दोस्तों, आप अपनी सफलता के लिए आप अपनी मेहनत को, अपने एनर्जी को इसी तरह बनाए रखेंगे और इसी तरह मेहनत करते रहेंगे जब तक कि आप अपनी सफलता को पा ना लें। तो चलिए दोस्तों, आज के इस क्वेश्चन में हम लोग बायोलॉजी के 15 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो किसी भी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो निश्चित रूप से इस वीडियो को पूरा देखें और इस वीडियो से रिलेटेड पीडीएफ पाने के लिए आप अपने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, मार्गदर्शन बाय रविकांत सर को। चलिए दोस्तों, आज के इस पहले क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 151 151 नंबर में निम्नलिखित में से किस में मनुष्य का अध्ययन किया जाता है या मनुष्य का अध्ययन करने वाले विज्ञान को क्या कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी में मनुष्य का अध्ययन किया जाता है, जबकि हेमेटोलॉजी में हम लोग ब्लड का अध्ययन करते हैं, रक्त के बारे में अध्ययन करते हैं, स्टडी करते हैं। ऑर्निथोलॉजी में पक्षियों के बारे में, बर्ड्स के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। पक्षियों का अध्ययन किसमें? ऑर्निथोलॉजी में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 152 152 नंबर क्वेश्चन ध्यान देंगे। आधुनिक वर्गीकरण के पिता निम्न में से कौन हैं? इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कैरोलस लीनियस। कैरोलस लीनियस साहब को आधुनिक वर्गीकरण का पिता और फादर ऑफ टैक्सोनॉमी भी कहा जाता है। इन्होंने ही जीवधारियों की द्विनाम पद्धति दिए थे, जिसमें जैसे हम लोग मनुष्य का जो साइंटिफिक नेम है वो है होमो सेपियंस। तो पहला नाम और दूसरा, पहला उसके वंश को दिखाता है और दूसरा उसकी जाति को। जबकि एम.एस. स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। भारत में हरित क्रांति के जनक किसको कहेंगे? एम.एस. स्वामीनाथन को। जबकि विश्व में हरित क्रांति का जनक डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी, वर्गीज कुरियन हमारे भारत में दूध के क्रांति मतलब श्वेत क्रांति दूध से संबंधित है, और श्वेत क्रांति के जनक ही किसको कहते हैं? हम लोग वर्गीज कुरियन को कहते हैं, जो श्वेत क्रांति दूध के उत्पादन से संबंधित है। हमारे देश में हरित क्रांति 2 बार आया, पहली बार 1966-67 और दूसरी बार 1983-84 के बीच में। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 153। किस कोशिकांग को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल किसको कहते हैं? सही आंसर होगा माइटोकॉन्ड्रिया को। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। इसकी खोज अल्टमैन ने किया था। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने किया? अल्टमैन ने। ध्यान रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अल्टमैन ने इसकी खोज किया था, जबकि इसका नामांकन सी बेंडा ने किया था। नामांकन किसने किया था? सी बेंडा। ठीक है दोस्तों, और माइटोकॉन्ड्रिया में श्वसन से संबंधित कार्य जो है वो एटीपी का निर्माण और भोजन के ऑक्सीजन में होता है। ठीक है, जबकि राइबोसोम के बारे में जानते हैं हम लोग कि राइबोसोम का नामांकन रॉबर्ट ने किया था। किसने किया था? रॉबर्ट ने। और राइबोसोम आरएनए और प्रोटीन के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? राइबोसोम आरएनए और प्रोटीन की बनी होती है। जबकि राइबोसोम की खोज किसने किया था? पैलेट साहब ने। किसने खोज किया था? इस राइबोसोम की खोज पैलेट साहब ने किया था। और राइबोसोम की खोज यदि पादप में कहे तो रॉबिन्सन और ब्राउन। ये पैलेट साहब पशु में किए थे, जबकि पादप में, प्लांट में कहे, पौधे में कहे तो रॉबिन्सन और ब्राउन ने खोज किया था राइबोसोम का। जबकि हम लोग सेंट्रोसोम के बारे में जानते हैं, जिसको हिंदी में तारककाय कहा जाता है। ये तारककाय या सेंट्रोसोम सिर्फ जंतु कोशिका में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? केवल और केवल ओनली जंतु कोशिका में पाया जाता है सेंट्रोसोम, जिसको हिंदी में तारककाय कहते हैं। इसकी खोज बोबेरी ने किया था। किसने किया? बोबेरी ने। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन
154 154 नंबर क्वेश्चन। कोशिका की मूलभूत इकाई क्या है? कोशिका, ऑप्शन नंबर बी अंग, ऑप्शन नंबर सी उत्तक टिश्यू जिसको कहते हैं, और ऑप्शन नंबर डी नाभिक न्यूक्लियस। तो कोशिका की जो मूलभूत इकाई है वो है जीवन की मूलभूत इकाई कौन सी है? कोशिका है। और कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने किया था। किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक कब करेंगे? तो रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में किया था। खोज कब किया था? 1665 ईस्वी में, 1665 में। जीवों की सबसे छोटी रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को ही सेल या कोशिका कहते हैं। कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी में किया जाता है। किसमें करते हैं? साइटोलॉजी। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी कहलाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 155 नंबर, 155 नंबर क्वेश्चन। अर्धसूत्री विभाजन होता है। अर्धसूत्री विभाजन मतलब मियोसिस, मियोसिस होता है। तो अब ध्यान देंगे किस में होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा जनन कोशिका। अर्धसूत्री विभाजन जिसको हम लोग मियोसिस कहते हैं, ये जनन कोशिका में होता है। जबकि इसको मियोसिस की खोज बिजमैन ने किया था। इसकी खोज किसने किया था? अर्धसूत्री विभाजन की खोज बिजमैन ने किया था। ध्यान रखेंगे, बिजमैन ने इसकी खोज किया था। जबकि इसका नामांकन फॉर्मर और मूरे ने किया था। नामांकन किसने किया? फॉर्मर और मूरे, ध्यान रखना है। और इसके बारे में विस्तृत अध्ययन पूछेगा कि अर्धसूत्री विभाजन या मियोसिस की विस्तृत अध्ययन किसने किया? तो स्ट्रॉसबर्गर ने। किसने किया? स्ट्रॉसबर्गर ने। और समसूत्री विभाजन की बात किया जाए जिसको हम लोग मिटोसिस कहते हैं, तो मिटोसिस या समसूत्री विभाजन काई कोशिका में होता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है जीभ के किस हिस्से में स्वाद खट्टा या नमकीन लगता है? जीभ के किस हिस्से से हम लोग स्वाद के बारे में पता करते हैं, खट्टा या नमकीन, कैसा स्वाद, खट्टा या नमकीन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा बीच में। जीभ के बिचले भाग से हम लोग खट्टा और नमकीन स्वाद का पता करते हैं। जबकि मीठा आगे वाले भाग से, जीभ के आगे वाले भाग से मीठापन का आभास होता है, मीठेपन का एहसास करते हैं। और बीच वाले भाग से खट्टा या नमकीन। जबकि जीभ के पिछले भाग से तीखापन का आभास किया जाता है। तीखापन का स्वाद लेते हैं हम लोग जीभ के पिछले भाग से। जीभ का मध्य भाग, जो जीभ का मध्य भाग है, इस मध्य भाग से हम लोग खट्टे का और मीठा का स्वाद लेते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 157, 157 नंबर क्वेश्चन। पित्त का स्रोत, पित्त मतलब बाइल का स्रोत होता है, क्या होता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यकृत, जिसको लीवर कहते हैं। जो बाइल है, पित्त है, इसका स्रोत क्या है? यकृत है, लीवर है। जबकि ये जो बाइल है, पित्त है, ये जमा कहाँ होता है? तो ये जमा होता है पित्ताशय में। कहाँ पर जमा होता है? तो आंसर कहेंगे पित्ताशय में जमा होता है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 158, 158 नंबर क्वेश्चन। देखिए 158 नंबर क्वेश्चन। निम्न में कौन सर्वाहारी नहीं है? सर्वाहारी का मतलब होता है ओमनीवोरस। सर्वाहारी का मतलब ओमनीवोरस। कौन सा नहीं है? दोस्तों ध्यान देंगे, क्वेश्चन के इस सेंटेंस पे नहीं है, नहीं तो हमें यहाँ पर हम लोगों से गलती हो जाती है। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा बाघ। बाघ सर्वाहारी नहीं है, क्योंकि बाघ क्या है? कार्निवोरस है, मांसाहारी है, कार्निवोरस है। जबकि मनुष्य क्या है? मनुष्य सर्वाहारी है। भालू भी सर्वाहारी है, चिंपांजी भी सर्वाहारी। हम उसको कहते हैं जो पादप और मीट मछली, मांसाहारी और शाकाहारी दोनों होता है, उसको हम लोग सर्वाहारी कहते हैं। जबकि बाघ केवल मांसाहारी है, कार्निवोरस पशु है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 159, 159 नंबर क्वेश्चन।
अनोक्सी श्वसन का अंतिम उत्पाद क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए CO2 प्लस H2O, प्यूमेरिक एसिड, लैक्टिक एसिड या पायरुविक एसिड। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पायरुविक एसिड। जो अनोक्सी श्वसन है इसका जो अंतिम उत्पाद होता है वो पायरोक्सी एसिड होता है। जो श्वसन है, जो सांस लेते हैं, ये कैसी क्रिया है? तो ये एक अनैच्छिक क्रिया है। और श्वसन जो होता है सांस, ये दो प्रकार का होता है, पहला अनोक्सी श्वसन और दूसरा ऑक्सी। ठीक है, तो अनोक्सी श्वसन का अंतिम जो उत्पाद होता है वो पायरुविक अम्ल होता है। दोस्तों, जानवर में अनोक्सी श्वसन के दौरान ग्लूकोज के अणु और जो टूट कर क्या होता है वो लैक्टिक एसिड का निर्माण करते हैं और वही क्या करता है, एटीपी में ऊर्जा उत्पादन करती है। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 160, 160 नंबर क्वेश्चन। हमारे शरीर में नमक की मात्रा कितनी है? तो हमारे शरीर में नमक की मात्रा 0.4% होती है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, 0.4%। हम लोग जानते हैं फॉस्फोरस कितना होता है, 1%। फॉस्फोरस की यदि बात की जाए तो हमारे शरीर में फॉस्फोरस 1% होता है। नमक कितना होता है, 0.4% नमक। जबकि कैल्शियम की बात करें तो 2% क्या होता है, कैल्शियम। कैल्शियम हमारे बॉडी में, शरीर में 2% होता है। और 0.15% की बात की जाए तो 0.15% क्या होगा, तो बताएंगे सोडियम क्लोरीन। क्या हो जाएगा, सोडियम और क्लोरीन, ये दोनों मिलकर बॉडी में 0.15% होता है। जबकि हमारे बॉडी में सबसे ज़्यादा सर्वाधिक का है तो ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कितना होता है, तो 65%, 65% के लगभग जो सर्वाधिक हमारे बॉडी में सबसे ज़्यादा होता है। कार्बन 18% होता है, हाइड्रोजन 10% होता है। कार्बन 18, हाइड्रोजन 10%। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर। 161 नंबर क्वेश्चन, 161 नंबर क्वेश्चन। इनमें से कौन एक कीटभक्षी पौधा नहीं है? कीटभक्षी कहेंगे जो कीट को खा लेती है, वैसी पौधा कीटभक्षी पौधा कहलाती है। जो इसमें से कौन सी नहीं है वो आपसे पूछा जा रहा है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा प्रोथेलस। क्या होगा, प्रोथेलस। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 162। उससे पहले दोस्तों, यदि अभी तक आपने मार्गदर्शन को नहीं ज्वाइन किया है तो फटाफट अपने मार्गदर्शन बाय रविकांत सर को यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं और अपना टेलीग्राम चैनल है मार्गदर्शन बाय रविकांत सर के नाम से। तो इस वीडियो से संबंधित सारे PDF के लिए आप हमें टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन कर सकते हैं मार्गदर्शन बाय रविकांत सर पे, और फेसबुक पर फॉलो, और अपने दोस्तों को वीडियो शेयर करते रहें। अपने इस चैनल पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड सारे सब्जेक्ट्स के वीडियो अपलोड किए जाते हैं, आप भी देखिए और अपने दोस्तों को शेयर करते रहिए। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं 162 नंबर क्वेश्चन की ओर। पेड़ की आयु का निर्धारण का काम कौन करता है? चलिए, तो पहला ऑप्शन है इसके तने की क्रिया से पता चलती है। यहाँ पर क्रिया नहीं होना चाहिए, यहाँ पे त्रिज्या होनी चाहिए। इसके तने की त्रिज्या कहने का मतलब रेडियस से, किससे, रेडियस, त्रिज्या को ही हम लोग रेडियस कहते हैं। ऑप्शन नंबर की बी कहता है वार्षिक बलय की संख्या से। ऑप्शन नंबर सी शाखाओं, मतलब पेड़ पौधे की जो स्टीम है, शाखा है, उसकी संख्या से। और इसके तने की पेरीमीटर से, परिधि से। सही आंसर होगा वार्षिक वलय की संख्या से। जो वलय है ये इस तरह से जो गोला गोला होता है, इसी को वलय कहेंगे। तो वलय की संख्या से हम लोग पेड़ की आयु का निर्धारण करते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 163, 163 नंबर क्वेश्चन। कौन सा उपकरण रोगियों के हृदय नियंत्रित करता है? रोगियों के हृदय की नियंत्रित करता है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पेसमेकर। पेसमेकर से ही हम लोग हृदय की गति को मापते हैं, और हृदय गति जो ECG किया जाता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, वो हृदय से रिलेटेड होता है, हार्ट से।
दोस्तों ब्लड को गति देने का जो काम करता है वो हृदय करता है, ये हार्ट का काम है, ब्लड को स्पीड गति देना। हमारे शरीर में रक्त का ब्लड का शुद्धिकरण फेफड़ा के द्वारा किया जाता है, लंग्स के द्वारा, किसके क्या द्वारा किया जाता है, फेफड़ा के द्वारा। जबकि जो हमारा हार्ट है इसका औसत वजन 300 ग्राम के लगभग होता है। औसत वजन कितना होता है, लगभग 300 ग्राम। और जो हमारे हार्ट का आकार होता है वो नाशपाती की तरह का होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि हमारे हार्ट का आकार किस तरह का होता है, नाशपाती या हम लोग कहेंगे त्रिभुजाकार होता है। तो कभी त्रिभुजाकार मिल सकता है ऑप्शन में, या कभी नाशपाती मिल सकता है। वजन 300 ग्राम के लगभग होगा। और हृदय का जो पोषण है और जो सुरक्षा का काम है वो पेरिकार्डियल फ्लड के द्वारा किया जाता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 164, 164 नंबर क्वेश्चन। ब्लड का कौन सा घटक ऑक्सीजन परिवहन करता है? जो रक्त का कौन सा घटक है जो ऑक्सीजन की परिवहन करता है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आरबीसी। दोस्तों आरबीसी का मतलब होता है रेड ब्लड कॉर्पोसल्स। ठीक है, और इसी को हम लोग इरिथ्रोसाइट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इरिथ्रोसाइट कहते हैं। इसका जो जीवन काल होता है आरबीसी का वो 20 से 120 दिन का होता है। आरबीसी का जीवन काल कितना होता है, 20 से 120 दिन का। और यदि इसकी रंग पूछा जाए इसका, तो होता है लाल। कैसा होता है, लाल होता है। वो तो रेड ब्लड से ही पता चल रहा है। ठीक है, और इसमें आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है, केंद्रक नहीं पाया जाता है। जबकि इसकी मृत्यु जो होती है वो स्प्लीन में होती है, प्लीहा में। इसलिए आरबीसी का कब्र ही हम किसको कहते हैं, प्लीहा को, स्प्लीन को ही आरबीसी का कब्र कहा जाता है। और इसका निर्माण अस्थि मज्जा बोन मैरो में किया जाता है। तो आरबीसी का निर्माण बोन मैरो में होता है, जबकि इसकी मृत्यु स्प्लीन या प्लीहा में होता है। जबकि हम लोग डब्ल्यूबीसी के बारे में देखते हैं कि डब्ल्यूबीसी का रंग रंगहीन होता है और इसका जीवन काल 2 से 4 दिन का। इसका जीवन काल कितने दिन का होता है, 2 से 4 दिन का। और इसमें केंद्रक पाया जाता है, न्यूक्लियस पाया जाता है। इसका मुख्य रूप से कार्य, डब्ल्यूबीसी का मुख्य रूप से कार्य रोगों से सुरक्षा प्रदान करना है। हम लोगों को, मानव को रोगों से सुरक्षा प्रदान करना डब्ल्यूबीसी का काम होता है। और ये जो इसकी जो मृत्यु होती है, इसका जो डेथ होता है वो रक्त में, ब्लड में ही हो जाता है। और उत्पत्ति इसकी ये जो बनता है वो अस्थिमज्जा एवं लिम्फ नोड में। कहाँ पे, अस्थिमज्जा और लिम्फ नोड में। डब्ल्यूबीसी को हम लोग व्हाइट ब्लड कॉर्पोसल्स कहते हैं, या इसी को ल्यूकोसाइट भी कहा जाता है। डब्ल्यूबीसी को ही हम लोग क्या कहते हैं, ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं। जबकि ब्लड प्लेटलेट्स के बारे में देखते हैं। ब्लड प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं हम लोग ब्लड प्लेटलेट्स को। और इसकी उत्पत्ति कहाँ पे होती है, तो इसकी उत्पत्ति होती है अस्थि मज्जा या बोन मैरो में। इसकी भी उत्पत्ति कहाँ होती है, बोन मैरो या अस्थि मज्जा में। ये केवल मानव और अन्य स्तनधारियों में होता है। इसकी भी मृत्यु, जो ब्लड प्लेटलेट्स है, मृत्यु कहाँ पे होगा, स्प्लीन या इसी को क्या कहते हैं, प्लीहा में। ठीक है दोस्तों, और इसका काम क्या है, ब्लड प्लेटलेट्स का काम है रक्त का थक्का बनने में सहायता करना। ब्लड का थक्का बनने में क्या करना, करना, ब्लड के थक्का बनने में हेल्प करना, मदद करना। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन आज का आखिरी क्वेश्चन है, 15वां क्वेश्चन है, 165। दोस्तों हम लोग इस वीडियो के सीरीज में 250 फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो के क्वेश्चंस को डिस्कस करे हैं। इससे पहले के सारे क्वेश्चंस को, सारे वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा। यदि आप अभी तक उसको नहीं देखे हैं तो निश्चित रूप से सबसे पहले आप उसको देखिए और खुद क्वेश्चंस बनाने की कोशिश कीजिए, फिर उसका डिस्कशन कीजिए। आपको 15 क्वेश्चन के माध्यम से काफ़ी सारे क्वेश्चंस का डिस्कशन देखने को मिलेगा, क्योंकि हम लोग इसके ऑप्शंस को भी काफ़ी अच्छे से डील करते हैं आपके लिए, कि आपका एक भी क्वेश्चंस इससे बाहर ना छूटे। तो इस मैराथन का, इस वीडियो सीरीज का पार्ट बने और इस वीडियो को पूरा देखा कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर करते रहिए। चलिए दोस्तों आज के आखिरी क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे।
मनुष्य के शरीर में मुख्य नाइट्रोजन अपशिष्ट कौन सा होता है? पहला ऑप्शन है यूरिया, अमोनिया, यूरिक एसिड और इनमें से कोई नहीं। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यूरिया। मनुष्य के शरीर में मुख्य नाइट्रोजन अपशिष्ट कौन सा होता है? तो यूरिया होता है। और यदि कहे कि मूत्र में जल के बाद सबसे ज़्यादा क्या होता है, तो यूरिया ही पाया जाता है। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो इस तरह से आज के वीडियो में हम लोग बायोलॉजी के 15 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करें हैं, जो आपके आने वाले किसी भी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो दोस्तों देखना ना भूलें और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।